नमस्कार साथियों। जैसा कि आप सभी को विदित है कि आज 3 जनवरी है और 3 जनवरी को एक ऐसी महान विभूति का जन्म हुआ था जिसने भारत में एक नई दिशा और एक नई धारा का प्रवाह किया था। और वो प्रवाह था, वो धारा थी समाज की आधी आबादी जो महिलाएं हैं उन महिलाओं को शिक्षित करने का, सशक्त करने का, जागरूक करने का। और इन सब की जो अग्रदूत बनी, इन सब की जो प्रमुख मुख्य बनी, वो थी सावित्रीबाई फुले, जिनका जन्म 3 जनवरी 1831 को महाराष्ट्र में हुआ था। हालांकि शुरुआत से ही महाराष्ट्र का जो परिवेश है, महाराष्ट्र का जो भूगोल है, वो महिलाओं और दलितों, इनके अलावा जो दबे हुए वर्ग हैं उनके लिए अनुकूल नहीं रहा है। हमेशा इनके विरोध में इस भूगोल में, इस क्षेत्र में कार्य होता रहा है। और उन्हीं हालातों में, उन्हीं क्षेत्रों में एक ऐसी प्रतिभा का, एक ऐसी युग प्रवर्तक का जन्म होना और उन सब परिस्थितियों के खिलाफ, उन सब हालातों के विरुद्ध एक सशक्त और मजबूत आंदोलन खड़ा करना, ये सबसे बड़ी बात थी। हालांकि कई लोग और कई महान विचारक हुए हैं जिन्होंने शिक्षा और समाज सुधार में कार्य किया है, लेकिन विपरीत हालातों में और जिस वर्ग को हमेशा से उपेक्षित माना जाता रहा है। प्राचीन काल में हालांकि स्त्रियों की स्थिति थोड़ी अच्छी थी, लेकिन जब से मध्यकाल आया तो मध्यकाल में कई कारण रहे जिनकी वजह से महिलाओं की आर्थिक स्थिति, सामाजिक स्थिति में गिरावट आई। और उस गिरावट से, उस स्थिति से बाहर निकालने के लिए महाराष्ट्र में जन्मी सावित्रीबाई फुले, और उन्होंने इस कार्य को बखूबी निभाया भी और आगे भी बढ़ाया। क्योंकि किसी कार्य को करने के लिए व्यक्ति का होना ही पर्याप्त नहीं होता है, उस कार्य को अंजाम तक पहुंचाना और उसके उसमें सकारात्मक परिवर्तन लाना, ये सबसे बड़ी बात होती है। और यही कार्य किया सावित्रीबाई फुले ने। क्योंकि जिस समय मराठा जो महाराष्ट्र हैं वहाँ पर, या दक्षिण भारत में अगर अपन कहें तो महिलाओं की और दलितों की स्थितियाँ अच्छी नहीं थी, उनके बावजूद उन्होंने वहाँ पर एक समाज सुधारिका के साथ साथ एक पहली शिक्षिका के रूप में कार्य करना शुरू किया। और जैसा कि हम देखते आए हैं, सुनते आए हैं, कई कहानियाँ की उदंतियाँ हैं, वास्तविकताएं हैं कि मराठा जो वहाँ का स्थितियाँ थी, उन स्थितियों ने सावित्रीबाई फुले को बहुत परेशान किया, बहुत प्रताड़ित किया, शारीरिक रूप से, मानसिक रूप से। जिस प्रकार से हो सका सावित्रीबाई को तोड़ने की कोशिशें की गई, मगर सावित्रीबाई ने ठान रखा था कि मुझे इन दलित वर्ग और महिलाओं के लिए जो कार्य करना है वो मैं करके रहूँगी। और उन्होंने शिक्षा को सबसे प्रमुख जो माध्यम माना, और इसी माध्यम से उन्होंने अपने जो कार्य थे, अपने जो लक्ष्य थे, उन लक्ष्यों तक पहुंचने के लिए रास्ता चुना। क्योंकि जब तक व्यक्ति शिक्षित नहीं हो सकता तब तक व्यक्ति कुछ भी नहीं कर सकता। अपना ना आर्थिक परिवेश बदल सकता है, ना सामाजिक परिवेश बदल सकता है, ना वो किसी भी प्रकार से जागरूक हो सकता है। तो सावित्रीबाई ने सबसे पहले महिलाओं को शिक्षित करने के लिए विद्यालय खोला, और उस विद्यालय में वो खुद अध्यापिका भी थी। और उन्होंने कई महिलाओं के साथ मिलकर, कई लोगों के साथ मिलकर महिलाओं को शिक्षित करने का कार्य किया, दलितों को और महिलाओं को जागृत करने का कार्य किया। वो कार्य जिनके लिए अंग्रेज खुद उनकी इन कार्यों के मुरीद हुए, और उन्होंने सावित्रीबाई फुले को प्रशंसा करते हुए उनको सम्मानित भी किया था।
तो एक प्रकार से हम देखते हैं कि जिस कार्य को करने के लिए किसी भी व्यक्ति में साहस नहीं हुआ, उस कार्य को करने के लिए एक महिला ने इतना बड़ा कदम उठाया और समाज में उस तबके को, महिलाओं को, दलित वर्गों को आगे बढ़ाने का कार्य किया और कई विकट परिस्थितियों का सामना किया। कई प्रकार की ऐसी कहानियाँ मिलती है कि जब सावित्रीबाई घर से विद्यालय के लिए निकलती थी, पाठशाला के लिए निकलती थी, तो उनके मार्ग में कई लोग अवरुद्ध पैदा करते थे, कई लोग परेशानियां खड़ी करते थे। यहाँ तक कि औरतों के द्वारा, लोगों के द्वारा उनके जो कपड़े थे उन पर, उनके शरीर पर कीचड़, गोबर, कंकड़ इत्यादि फेंके जाते थे कि वो वापस रास्ते से चली जाए और विद्यालय तक नहीं पहुंच पाए। लेकिन सावित्रीबाई फुले के जो इरादे थे वो इतने कमज़ोर नहीं थे कि इन सामाजिक आर्थिक जो परिस्थितियाँ हैं, इन परिस्थितियों से डरकर वो अपना जो मिशन है उस मिशन को बंद कर दें। वो अपने साथ एक जोड़ी कपड़े अलग से लाने लगी और जब वो स्कूल पहुंचती तो उन गंदे कपड़ों को उतारती और दूसरे कपड़े पहनकर दिन भर अध्यापन का कार्य करवाती, लोगों को जागरूक करती और उसके बाद में वापस जब आते तो उन्हीं गंदे कपड़ों को पहन कर आते थे। तो ऐसी ऐसी समस्याओं का सामना करने के बाद भी उन्होंने अपने जो इरादे थे, अपनी जो मंजिल थी, उसमें उनके रास्तों में आ रही सारी रुकावटों को पार किया। इसके साथ ही सबसे बड़ा उन्हें जो संबल मिला वो उनके पति ज्योतिबा फुले से मिला। वो भी एक बहुत बड़े समाज सुधारक थे। उन्होंने स्वयं इनको पढ़ने लिखने में आज़ादी दी और खुद इनके कार्यों में सहभागी बने और ज्योतिबा फुले का नाम बहुत आदर से लिया जाता है। लेकिन ये भी एक संयोग की बात है कि दोनों जो दंपति हैं इतने मजबूत होकर समाज सुधार के कार्य में लगे। उन्होंने कई प्रकार की संस्थाओं का गठन किया, सत्य शोधक समाज। हालांकि 1890 के आसपास में जो ज्योतिबा फुले हैं उनका निधन हो जाता है। उसके बाद थोड़े से उनको समस्याओं का सामना करना पड़ा। हालांकि उनके बाद भी वो डटकर अपने संगठन को चलाती रही, लोगों को जागरूक करती रही, समाज में शिक्षा का प्रसार करती रही, कई सारे विद्यालयों की स्थापना करवाई, स्त्रियों को उनका अधिकार दिलाया, उनको उनकी जो वास्तविक परिभाषा है उससे उनसे अवगत कराया। उन्होंने कई बार कहा है कि स्त्रियों को केवल घर के कार्यों तक सीमित नहीं रखना चाहिए, उनको उनका वास्तविक हक शिक्षा देना चाहिए। और जब वो महिलाएं शिक्षित हो जाएंगी तो अपने आप देश का विकास हो जाएगा, अपने आप समाज में जागृति आ जाएगी, लोग जागरूक होंगे तो जो कई सारी समस्याएं होती है वो समस्याएं तो अपने आप स्वतः ही समाप्त हो जाएगी। तो सबसे प्रमुख उनका उद्देश्य था कि समाज में शिक्षा का प्रचार किया जाए और जो सामाजिक कुरीतियाँ हैं, आडंबर है, उनको मिटाया जाए। इन प्रकार से कार्य करते हुए 1897 को महान शख्सियत सावित्रीबाई फुले का निधन हो जाता है। हालांकि आज उनकी जन्मतिथि मनाया जाना बहुत पहले की स्थितियों में बहुत अच्छा, बेहतर है, क्योंकि उस समय शिक्षा पर बिल्कुल भी कार्य नहीं किया जाता था, विशेष तौर से महिला शिक्षा पर। उस कार्य को उन्होंने सफलतापूर्वक संपन्न किया और लोगों को बता दिया कि महिलाएं केवल घर के काम काजों के लिए नहीं है, वो बाहर भी कुछ कर सकती है और पुरुषों के बराबर कर सकती है। उनके कई सारे कोटेशन जो महिलाओं के प्रेरणा स्रोत बनते हैं, ऐसी ही प्रेरणा स्रोत और हमारी आदर्श रही सावित्रीबाई फुले को मैं पुनः वंदन करता हूँ, उनके चरणों में नमन करता हूँ। नमस्कार।